subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. अब हम बात करते हैं कि हर जो भी कीटाणु होता है उसका फैलने का एक तरीका होता है, उसका एक विज्ञान है। ऐसे नहीं है कि कुछ कीटाणु ऐसे होते हैं जिनके अपने मूवमेंट करने का तरीका होता है, लेकिन ज़्यादातर जो माइक्रोब्स होते हैं वो कभी अपने मूवमेंट से नहीं ट्रैवल कर पाते, वो किसी ना किसी व्हीकल का सहारा लेते हैं। तो वायरस जो है हमारा, ये कोविड-19 जो है, इसको तो हर कोई पहचानने लगा है, देखने में बड़ा खूबसूरत है। तो ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखा जाता है। बड़ा कलरफुल है। ये जैसा सर पहले भी आया है, ये पहले बार ऐसा डिजाइन आया है? ये कोरोना वायरस बहुत सारे हैं इस तरह के, सेम तरह के। तो ये कोविड-19 जो है इस तरह के मिलते जुलते कई सारे वायरस हैं। इसमें जो मेन चीज़ है वो है इसका जो अंदर आरएनए है, उसमें कहीं पे एक कुछ कोडिंग ऐसी हो गई है कि वो डेंजरस हो गया बहुत ज़्यादा। तो ये समय के साथ म्यूटेशन होता रहता है। कुछ लोग कहते हैं कि लैब में भी किया जा सकता है, हो सकता है लैब में हुआ हो, लेकिन ज़्यादा चांसेस साइंटिस्ट सोचते हैं कि ये लैब में नहीं बना है, ये जो नॉर्मल नेचुरल प्रोसेस है उसमें लोग बदलते रहते हैं। तो ये एक नया जीन में एक ऐसा परिवर्तन हो गया जिसकी वजह से इसने ये रूप ले लिया, वरना ये तो करोड़ों साल से जानवरों में। और इसीलिए अभी इस बात पे बहुत जोर चल रहा है, जिसमें मैं भी उसमें शामिल हूँ, जो भी एपिडेमियोलॉजिस्ट हैं, कि जितने भी जानवर और मनुष्य हैं इनकी बीमारियों का एक इकट्ठा लेखा जोखा होना चाहिए, जिससे कुछ भी डिफरेंस चेंज दिखता है जानवरों में, चाहे जंगली जानवरों में दिखता है, चाहे चींटियों में दिखता है, या किसी में, हमें सबको भांप के रखना चाहिए। हमें कुछ लोगों की ड्यूटी होनी चाहिए ये देखने की कि ये डिफरेंट स्पीसीज़ में क्या चल रहा है। उससे हम बहुत पहले से हम भांप सकते हैं कि कोई ख़तरनाक चीज़ तो नहीं आ गई है वातावरण में। तो अब अगर हम चमगादड़ों की बात करते हैं, या जो इसका दूसरा वो है पेंगुलिन करके बोलते हैं, उनकी बात करते हैं, अगर हम पहले से ये निगरानी रख पाते कि ये स्पीसीज़ इस तरह से काम कर रही है, और वो बहुत मुश्किल नहीं है। तो अब ये इसमें पैर तो है नहीं, तो ये फैलता कैसे? इसका सिंपल है, ये सीधे स्किन से नहीं जाता। ये काफ़ी रिसर्च हो चुकी कि स्किन से ये अंदर घुस नहीं सकता। स्किन हमारी बहुत पावरफुल वॉल है, एक बड़ी जीवित चीज़ है हमारी स्किन। इसमें क्या होता है कि सबसे बाहर की लेयर डेड लेयर होती है, एक पतली सी झिल्ली होती है जो हमेशा बदलती रहती है। इतनी ज़्यादा बदलती है कि जब हम वातावरण का स्टडी करें तो उसमें बहुत सारा अमाउंट इस समय हम लोगों की स्किन के टुकड़ों का है। जो धूल बनती है उसमें बहुत सारी हमारी स्किन मिलेगी आपको। तो क्या होता है कि ऊपर की लेयर बदलती रहती है, जैसे नाखून बढ़ते रहते हैं, जैसे बाल बढ़ते रहते हैं, ऐसे हमारी स्किन बदलती रहती है। तो कोई अगर इन्फेक्शन लगा, अगर हम नहीं भी धोएंगे तो एक वक्त बाद वो वहाँ से पड़े पड़े हट जाएगा, अगर जख्म नहीं है तो। अगर जख्म नहीं है, इंटीग्रिटी बरकरार है, तो हम बहुत हद तक सेफ़ हैं, जब तक कि हमें कोई ऐसे कीटाणु नहीं लगते जो स्किन पे ही खाना खाते हैं। जैसे स्केबीज़ है, उसका कीटाणु क्या करता है, वो स्किन में ही छेद बना के उसी में ही बच्चे पैदा करता है, उसी पे ही खाना खाता है, ठीक है। तो वो तो प्रॉब्लम कर सकती है। या कोई फंगस है, जो फंगल डिजीज़ेस होती हैं, वो ब्रेक कर सकती हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि कोई भी आए दाएं आए बाएं कोई भी आके हमारी स्किन के अंदर आ जाएगा और हमें बीमार कर देगा। तो हमें बहुत सेफली बनाया गया उस पॉइंट ऑफ व्यू से। ये वायरस को घुसने के लिए हम
मोटा मोटी 3 हमारे एक्सपोज पार्ट्स होते हैं, आँखें, नाक, मुंह, ठीक है। बाकी कुछ और जैसे एनस है और मान लिया वेजाइना है, ये कुछ पार्ट्स ऐसे हैं जो शायद एक्सपोज हों, पर उसका कोई प्रैक्टिकल वो नहीं है। मतलब हम साइंस के दृष्टि से देखें कि भाई कहाँ से वो म्यूकोसा में एंटर कर सकता है, इसलिए हम ये बात सोच रहे हैं। तो हम देखते हैं कि सबसे ज़्यादा हमारा एक्सपोजर आँखों से हो सकता है, नाक से हो सकता है, मुंह से हो सकता है। अब ये पहुँचेगा कैसे? तो एक तो है कि हमें लैब से पता लग जाए, हम कुछ ऐसी स्टडी करके और देखें कुछ, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हम दिमाग से भी कर सकते हैं। जब हम खांसते या छींकते हैं तो एक प्रक्रिया होती है जिसमें बहुत छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स बनती हैं, और वो ड्रॉपलेट्स के अंदर जितने भी ये रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन वाली डिजीज़ेज़ हैं, चाहे वो टीबी हो, चाहे वो इन्फ्लुएंजा वायरस हो, चाहे वो कोई सा भी बैक्टीरिया जो मुंह के रास्ते फैलता है, निमोनिया का वायरस हो, वो सब उन ड्रॉपलेट्स से फैलते हैं। और इवन लेप्रोसी भी इसी से ही फैलती है। तो ऐसे ही कोरोना वायरस भी वही रूट लेता है। तो अगर अब पहली बात तो आई कि रूट ऑफ एग्जिट जो पेशेंट है उससे कहीं निकलना चाहिए। देखो, ये रेसेस की लड़ाई है, ये सिविलाइजेशन की लड़ाई है। ह्यूमन रेस वर्सेस कोरोना वायरस। कोरोना वायरस के लिए हम खाना है और हम उसके लिए हैबिटेट हैं। अगर उसे सक्सेसफुल रहना है तो उसे ये करना होगा कि हमें ज़िंदा भी रखे और हमसे इससे पहले कि अगर हम मरने वाले हैं उससे पहले कहीं और चला जाए। अगर सपोज़ कोई जहाज़ डुबोने वाला है, कोई पायरेट है, अब वो पायरेट जहाज़ पे चढ़ जाता है और वो जहाज़ को तोड़ देता है, तो इससे पहले कि वो जहाज़ डूबे वो कहीं और चला जाए तभी बच सकता है, नहीं तो वो भी डूब जाएगा। तो यही पैरासाइट्स के साथ भी होता है। तो जो सक्सेसफुल पैरासाइट्स होते हैं वो होते हैं जो या तो अपने होस्ट को मरने ना दें, इतना बीमार ना करें कि वो मर जाए, या फिर जिस समय वो मरने की स्थिति में पहुंचे उससे पहले हम वो निकल लें। तो कोरोना वायरस दोनों काम कर रहा है। ज़्यादातर मरीज़ों को वो मरने की स्थिति तक बीमार नहीं करता, और उससे पहले बाहर निकलने के उसने अच्छा रास्ता ढूंढा हुआ है जो एयर के साथ सर्कुलेट कर सकता है। रेबीज़ दूसरे उसमें देखें तो वो बेचारा बहुत अनसक्सेसफुल वायरस है, वो भी एक वायरस है। उसकी प्रॉब्लम क्या है कि वो सिर्फ कुत्ते या काटने से ही फैल सकता है, जानवरों के काटने से, ह्यूमन के काटने से ही फैल सकता है, और उसका होस्ट 100% मर जाता है। उसका जो रूट है वो भी बड़ा कॉम्प्लेक्स है। आप मरीज़ या तो किसी को काटे या फिर मरीज़ को कोई काटे, तब वो दूसरे को फैलेगा। इस वायरस ने बड़ा सिंपल रूट तय किया है कि बस खांसे, उड़ते हुए कहीं और पहुंच जाए, वहाँ पे सेटल हो जाए, और वहाँ से अगर हाथ पे लग जाए तो हाथ से चला जाए, सांस में से सीधा जा सकता है तो सीधा चला जाए। तो सिंपल तरीका है। ये हमें समझना है। ये रूट अगर हमें समझ में आ जाता है तो हमारे पास बहुत ज़बरदस्त ताकत आ जाती है। हम दीवार खड़ी कर सकते हैं, बैरियर खड़ा कर सकते हैं। हमने मास्क लगाया, हमने अपने ऊपर भी बैरियर लगा दिया जिससे मेरे खांसने से ना जाए, और जो कोई खांस रहा है वो भी सीधे मेरे मुंह में ना आए। लेकिन हाथों के जरिए अभी भी आ सकता है। तो हाथों के लिए हमारे पास बहुत अच्छा साधन क्या है? हम धो सकते हैं, सैनिटाइज कर सकते हैं, वॉश कर सकते हैं, और खांसी के कुछ अपने तौर तरीके बदलें, कुछ अपने कल्चरल प्रैक्टिसेस बदलें। नमस्ते करें,
हाथ ना मिलाएं, और हम हमेशा ये जागरूकता रहे कि हमने कोई नई चीज़ छुई है तो अब हमें सैनिटाइज करना अपने आप को। तो अगर हम इस तरह से करेंगे तो अपने को प्रिवेंट करके रख सकते हैं। अगर आपको कोई भी ऐसी एपिडेमिक रोकनी है जिसमें हमें क्रिटिकल केयर में रोकना, अपने को बचाना और फैलने से बचाना, तो उसके लिए हमें रास्ता समझना होगा। और अगर रास्ता समझ में आ गया तो फिर डरने की ज़रूरत नहीं है, फिर और चीज़ों से घबराने की ज़रूरत नहीं कि अगर वो पेशेंट वहाँ बैठा है, मैं यहाँ पे बैठा हुआ काँप रहा हूँ। ऐसा नहीं होगा कि वहाँ से वायरस कूद के आएगा। मैं जागरूक हूँ तो मुझे नहीं होगा। अब कोई बहुत ही अनयूजुअल घटना हो जाए, 1 in millions कुछ हो जाए तो बात अलग है। अदरवाइज़ अगर मेरे को पता है कि कैसे मेरे को बचाना है तो मैं कम से कम खुद को बीमार होने से बचा सकता हूँ। कई बार मुझे कहते हैं लोग कि सर आप बिल्कुल चिंता नहीं करते, आप जगह जगह जा रहे हो, आप शेल्टर्स में जा रहे हो, आप कहीं पे भी लेट जाते हो। आप अब मैं अगर लेट के अपना डेमोन्स्ट्रेशन करा रहा हूँ उस समय मैं पूरा ध्यान ये रख रहा हूँ कि मेरे को जो मास्क से जो कोई दे रहा है, एक तो वही मास्क मैं बार बार वही यूज़ करूँगा, वो दूसरा नहीं, बिना सैनिटाइज करे नहीं यूज़ करूँगा। पीछे से मेरे को वायरस नहीं लगने वाला है। उसके बाद मैं कपड़े भी सैनिटाइज कर लूँगा, तो मुझे कोई डर नहीं है, इसलिए कोई चिंता की बात नहीं। तो अवेयर होना, सावधान होना और निडर होना, ये कम्युनिटी क्रिटिकल केयर के लिए बहुत ज़रूरी है। डरा हुआ इंसान कभी किसी की मदद नहीं कर सकता। ठीक है, तो जितने भी वॉलंटियर्स हैं उनको ये समझना चाहिए कि किन तरीक़ों से ये हो सकता है, उससे हमें कैसे बचना है, और फिर उसके बाद हमें उससे अलग फिर डरने की ज़रूरत नहीं। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.